नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये वीडियो राजनीति पर नहीं है, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो समाज से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ है। कुछ चीजें, कुछ खबरें मैं लगातार अपने आसपास देख रहा हूं और उनके बाद में मुझे लगता है कि कुछ सॉल्यूशन वाली चीज आपके सामने लेकर आऊं। लंबे समय से अलग अलग बीमारियों पे, स्वास्थ्य के विषयों पे, आपदा प्रबंधन पे और कोविड-19 के प्रबंधन पे मैं आपसे बातचीत करता रहा हूं और मैंने समय समय पर यह भी आपके साथ साझा किया है कि किस तरह से अचानक नौजवानों की हार्ट अटैक से मृत्यु का सिलसिला बढ़ गया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जोखिम लगातार हमारे समाज में बढ़ा है, उस जोखिम के मद्देनजर हम आम भारत के लोग क्या तैयारी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं और पैसे अपने बचाते हुए कैसे कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। मैं बातचीत करूंगा पत्रकार बिरादरी के नजरिए से और पत्रकार बिरादरी के बहाने समाज को देखते हुए। हाल के समय में पिछले कुछ एक अरसे से, साल डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ी दुखद खबरें होती हैं जिसमें किसी एक आपके परिचित व्यक्ति का नंबर होता है जिससे आप मिले होते हैं, जिसके साथ आपने खुशनुमा पल बिताए होते हैं और लिखा होता है कि इस व्यक्ति की जो है वो कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई और उस मौत के बाद में इसका परिवार संकट में आ गया है और इसकी पत्नी को फला चीज हो गई है या कोई और कारण। क्यों ना हम सब मिलके इसके परिवार की मदद करें। उसमें कोई बैंक अकाउंट नंबर वगैरह होता है और उसके जरिए हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन जब इस तरह का पूरा दृश्य हम अपने आसपास देख रहे हैं, और ये सिर्फ पत्रकारों के साथ हो रहा हो ऐसा नहीं है। अभी पिछले कुछ समय में एक नई महामारी हमारे देश में आई थी। उस महामारी का जो प्रबंधन हुआ वो कैसा हुआ, ये हम सब देख रहे हैं। उस महामारी के प्रबंधन के लिए इस देश में जो जो किया गया, या महामारी को स्वयं मान लें या उसका दुष्परिणाम ना भी हो, लेकिन इस देश में बड़ी संख्या में हार्ट अटैक बढ़ने लगे हैं, दिल के दौरे पड़ने लगे हैं, लोगों की मौत दिल की बीमारियों से होने लगी है। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि 2019 में जो ER पेशेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता था उसके हिसाब से 2019 में 6% लोग थे जो हार्ट अटैक का शिकार होते थे। 2020 में ये संख्या करीब 10% हो गई है, 21 में 12% और 2022 में 18%। तो जो मुंबई में लगातार दिल की बीमारियों के मामले आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो 2020 में 5,633 होते थे वो 9,470 हो गए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें एंजियोप्लास्टी बढ़ी है। ये मैं मरने वालों के आंकड़े हैं, बीमार होने वाले लोग जो और वहां इमरजेंसी में आ रहे हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप इस पूरी संख्या को देखें तो आपने ये खबरें लगातार सुनी होंगी कि किस तरह से हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डिंग करने वाले, जिमिंग करने वाले, डेली एक्सरसाइज के रूटीन में रहने वाले लोग भी दिल के दौरों का शिकार हो रहे हैं। आपको प्रवीण पटवर्धन का पता होगा, आपको पुनीत राजकुमार का पता होगा, आपको सिद्धार्थ शुक्ला का पता होगा, ब्रह्म स्वरूप मिश्रा का पता होगा। ये सब मैं बता रहा हूं जो सेलिब्रिटीज हैं। स्कॉट हॉल हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी हैं, प्रवीण कुमार सोपती हैं, सुरेखा सिकरी हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग जिसमें कुछ कम उम्र के, कुछ ज्यादा लोग के हैं, वो बढ़ने लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 40 से 50 साल की उम्र के बीच के लोगों के अंदर दिल के दौरों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप एक और रिपोर्ट को देखें और ये कह रहे हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मोर देन हाफ ऑफ हार्ट अटैक डेथ्स हैपन एट होम बिकॉज ऑफ डिले इन ट्रीटमेंट। यानी आधे लोगों की मौत दिल के दौरों से घर पे हो जाती है क्योंकि हम उनको प्रॉपर समय पे ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। और बार बार अलग अलग जगहों पे चिंता हो रही है कि इतनी सारा हार्ट अटैक की बातें क्यों आ रही हैं, और यहां तक कि महिलाओं के बीच में भी अब तेजी से दिल के दौरों के मामले सामने आने लगे हैं।
28% जो मौतें हो रही हैं वो देश में हार्ट अटैक से हो रही हैं। राज्यसभा में आईसीएमआर ने ये रिपोर्ट दाखिल की। ये मैं आपको हार्ट अटैक का डाटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन हाल के सालों में हार्ट अटैक से लोगों की मौत का एक सिलसिला बहुत तेजी से जुड़ गया है। अब इसके पीछे कुछ लोग मानते हैं कुछ बूटी से हो सकता है या किसी और चीज से हो सकता है, ये इसको हम अभी इसलिए कंफर्म होकर नहीं कह सकते क्योंकि इस तरह की रिसर्च नहीं आई है। लेकिन हाँ, समाज में कुछ हुआ, घटा, एक महामारी आई, उस महामारी का प्रबंधन भी हुआ और उसके बाद से मामले बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक शोध का विषय है कि क्यों बढ़ रहे हैं, और जब तक ये शोध नहीं होता, जानकारी नहीं आती है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि साहब ये तो बात आपने बताई, सही बात है, लेकिन क्या मसला हार्ट अटैक तक ही है? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं कल यहां रहूं ना रहूं? फिर क्या होगा? हमारे समाज में, हमारे देश में जो अनगिनत लोग हैं, वो लोग इन सारी चीजों से घिरे हुए हैं और जीवन को लेकर इतना अनिश्चय, हर व्यक्ति इसी आशा में जी रहा है कि मैं सुरक्षित हूं। उल्टे सीधे काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सरकार में है वो कुछ कर रहा है, जो विपक्ष में है वो कुछ कर रहा है, और इस पूरे के पूरे इसके बीच में क्या हम और आप जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं? और ये भी एक मसला है कि क्या हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं? यानी सब कुछ अनिश्चित है। और इस अनिश्चितता के बीच में अचानक जिन मित्रों का मैंने जिक्र किया कि अचानक एक संदेश आ जाता है फेसबुक पे कि इनकी मदद करनी है क्योंकि ये चले गए हैं और अब ये घर के लिए भी बहुत कुछ नहीं छोड़ गए हैं। भविष्य के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस अनसर्टेनिटी में आप यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ इंतजाम कर दें। लेकिन जो आपकी कमाई धंधा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, अच्छा कमाने वालों में, इस रुपए में वो अपने परिवार के लिए क्या कर दे? ऊपर से आदमी अपनी जान को चार बवाल और पाल लेता है। जैसे कि माताजी की इच्छा है कि बच्चे का अपना घर हो, फला आदमी के बच्चे ने बना लिया, उसके बच्चे ने बना लिया, अब पता चला आपने एक फ्लैट बुक कर दिया और उसकी ईएमआई शुरू हो गई। यानी अब महीने का बजट आप एकदम स्क्वीज होके अपना मैनेज करो, यही होता है ना। और ऊपर से अगर आपने गाड़ी भी ले ली तो आप डबल फंस गए। अब ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए, किसी एक आम कर्मचारी के लिए इस देश में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोफेशंस के बारे में जानकारी नहीं रखता, मुझे नहीं पता कि आईटी वाले कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, मुझे नहीं पता, कि थोड़ा थोड़ा आइडिया है जो मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन निजी अनुभव नहीं है। तो आप घर का खर्चा कैसे उठाएंगे? और जब आप घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो आप क्या भविष्य के लिए जोड़ सकते हैं? और जब आप भविष्य के लिए नहीं जोड़ सकते तो आप मोटा पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? क्या आप इतना सब मैनेज कर सकते हैं? मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल स्थिति बता रहा हूं समाज की। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने एक समस्या हो जाती है कि आप कैसे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करें और कैसे अपना ये रोजमर्रा का जो बवाल पाला हुआ इसको भी इस अनिश्चित जीवन में बताएं। तो वो जो आपको स्कीम ज्यादातर लेकर आते हैं वो लोग, वो स्कीम क्या होती है? गणित हिसाब में नहीं जाऊंगा। वो स्कीम ऐसी होती है कि भाई आपने पैसा लगाया तो 8 साल में आपको इतना वापस मिल जाएगा, 10 साल में इतना वापस मिल जाएगा। तो भाई 10 साल बाद तू मेरे ही पैसा मुझे वापस देगा तो मैं तुझे क्यों दूं? और तू अगर बढ़ा के पैसा वापस दे रहा है तो मैं इंश्योरेंस के नाम पे तुझे पैसे क्यों दूं? एक बड़ा सवाल, सीधा सा सवाल है। भाई मैंने तुमको पैसे दिए, तुमने कहा 5 साल में आपको लौटा देंगे, जी हम आपको 7 साल में हम दे देंगे, इतना पैसा डबल हो जाएगा आपका, या 7 साल बाद आपको इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा ईएमआई के तौर पे, मतलब यह समझ लीजिए वहां से तो आपका ये पेंशन प्लान होगा एक तरीके से, जो आज हम पेंशन दे रहे हैं भविष्य में हमको देगा। पैसे का क्या है, ऐसे समझिए, पैसे की कीमत समय के हिसाब से होती है। आज जो पैसा है अगर उसको डब्बे में बंद करके रख दोगे तो कल वो कुछ नहीं रहेगा। आज जो पैसा है उसको आज इन्वेस्ट कर दोगे तो कल वो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कि ज्यादातर बढ़ ही जाता है। तो वो पैसा जो कंपनी आपको कह रही है ना कि 5 साल बाद वापस कर देंगे, 6 साल बाद वापस कर देंगे, जो भी आपके पास में लेके आ रहा है प्लान, आपका मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, वो जो प्लान है
उस प्लान में कंपनी आपसे जो पैसे रही है उस पैसे का कंपनी क्या कर रही है, पहले ये पता करिए। कंपनी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमा रही है, उस पैसे में से कुछ आपको दे रही है। तो अब मसला आया कि भैया फिर तो हम, अच्छा दूसरा ये कि कंपनी को आपने वादा कर दिया कि भैया हम तो आपको 10,000 रुपये महीने देंगे। भाई आपको जो वो प्रॉमिस कर रहा है उसमें से ऐसी रकम तो मिलनी चाहिए कि बच्चों के काम आ जाए। तो 10,000 रुपये आपने उसको दिए और बच्चों के काम आने लायक रकम के लिए अगर आपने दे दिए और पूछेगा अपने पड़ोस के किसी एजेंट से कि 10,000 देने से क्या मिलेगा, तो वो पैसा आपका 10,000 आपकी लायबिलिटी हो गई, एक और ईएमआई हो गई है। अब कल के दिन अगर आपके पास नौकरी नहीं रही या कुछ अनिश्चितता आ गई, तो वो जो 10,000 रुपए है ना, वो कहां से चुकाइएगा भाई साहब। इन सारी चीजों के बीच में बहुत दिमाग लगाने के बाद मुझे यह समझ में आया कि बॉस, बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित करना है और बीमा ही कराना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो अब आप ये सोचना शुरू करोगे कि भैया ये बीमा तो कराएं, लेकिन ऐसा कीमा कैसा हो, ऐसा बीमा कैसा हो जो हमारा कीमा ना बना दे, और आपको भविष्य के लिए जोड़ना भी है। तो समझ में आता है कि भैया एक काम करो, जो मैंने समझा वो है ऐसा इंश्योरेंस कराओ जिसमें पैसा बहुत थोड़ा सा देना हो, रिटर्न बहुत ज्यादा आने हो। अब आप पूछोगे कि अब आप किसी कंपनी का नाम बताओगे? नहीं बताऊंगा, पहले आप समझ लो। हुआ यह है कि आपने इंश्योरेंस कराया, और वो जो आपने इंश्योरेंस कराया, अगर आपने उस इंश्योरेंस के साथ में कोई सेविंग की, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीज भी साथ में खरीद ली, तो जाहिर बात है कि वो एक जो तथाकथित जोड़ने का सेविंग का मामला है वो आपकी जान को हो गया, पहली चीज। दूसरा ये है कि भाई कल को नौकरी ना रही और आपने इंश्योरेंस और वो मिला लिया है, तो पता चला कि आप पैसे चुका नहीं पा रहे हैं और आपका इंश्योरेंस भी अटक गया और कुछ हैपनिंग मिसहैपनिंग वगैरह हो गई, तो आप झेलते रहिए, क्योंकि वो कहेगा आपने तो इंश्योरेंस का पैसे ही नहीं चुकाया था। तब क्या करें? तो पहली और सबसे बड़ी सलाह ये कि बीमा और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट में फ्रीडम रखो, बीमा में कमिटमेंट रखो। दूसरी चीज, आपको बीमा की जरूरत कब तक है, एक सोचने की बात है। मान लीजिए आज आपने बीमा कराया और आपका जो बच्चा है वो 20 साल, मान लीजिए आप 60 साल की उम्र में आपका बच्चा बढ़िया से एकदम इंडिपेंडेंट हो गया, आपको संभालने लग गया, तो आपको उसके बाद बीमा की जरूरत है क्या उसके लिए? नहीं है। उसके बाद अगर आपका निधन हो जाता है, ईश्वर ना करे, तो आपके बच्चों को संभालने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत है क्या? वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन किसी समर्थन की आवश्यकता है, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट की। मान लीजिए 65 में बच्चे आपके इस काबिल हो जाते हैं, तो मैं 65 साल से अगले 35 साल तक और के लिए 100 साल के लिए इंश्योरेंस क्यों कराऊं? मैं इंश्योरेंस तब तक ही कराऊं ना जब तक रिस्क है। इंश्योरेंस आप क्यों कराते हैं? रिस्क के लिए कराते हैं। इंश्योरेंस कराना चाहिए रिस्क के लिए, अनावश्यक। आपको वो पड़ोसी आपको समझाएगा भाई 100 साल की स्कीम लो ना, इसमें तो आपका 70 साल की कवर हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे दोनों की कॉस्ट का अंतर जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या आप ऐसा कम समय के लिए इंश्योरेंस भी ले सकते हैं? हाँ, ऐसा इंश्योरेंस होता है और उसको उन्होंने कहा है टर्म इंश्योरेंस। ये मुझे पता चला। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक सर्टेन टाइम के लिए इंश्योरेंस करते हैं। आप 22 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं। अब आपको लगा कि मेरी जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। एक वो होती है जिसमें कि संभावित तौर पे जिम्मेदारियां आने वाली होती हैं, शादी ब्याह होने वाला वगैरह। दूसरी आपकी पहले से आपकी लायबिलिटीज हैं, और तीसरा ये कि लायबिलिटीज आपकी अब आप खुद भी लायबिलिटीज बनने जा रहे हैं। तो उस अवस्था में जिसमें आप लायबिलिटीज हैं या लायबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली हैं, उस दौरान अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा टर्म इंश्योरेंस में लगाएं, तो एक छोटे से अमाउंट में आप एक बड़ा इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब मैं यहां पर गणित लगा के दिखाऊंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ हजार, 2,000, 4,000 देकर आपको अगर
करोड़ों का कवर मिल जाए तो इस पे जाना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर आप इस पे जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि यार मैं तो 10,000 दे सकता था उसको, तो भाई वो जो पैसे आपने यहाँ जो 2,000 दे के आप अपना इंश्योरेंस कर रहे हो, जो 8,000 आपके पास बचे हुए हैं, उस पैसे को अपनी मर्जी से जहां करना है वहां इन्वेस्ट करो। मैं यहां क्यों इन्वेस्ट करूं? मुझे म्यूचुअल फंड में अच्छा लगता है, करूंगा। अभी आरबीआई सोवरेन गोल्ड बोल्ड लेके आई है, सोने में कर दूंगा साहब, जिसमें मुझे पसंद हो करूंगा। और जिस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पास काम धंधा नहीं होगा, तो इंश्योरेंस की ईएमआई का 2,000 का 3,000 का जितने का भी मैं कराऊंगा, उतने का ही तो प्रेशर मेरे सर पे रहेगा ना, बाकी मेरा जीवन तो प्रसन्न रहेगा। अब मसला आता है कौन सी कंपनी से कराना चाहिए। पॉज दे रहा हूं ताकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, आपको लगेगा कि अरे अब ये बताएंगे कि भाई साहब फला बीमा कंपनियां करा लो, पंडित जी इनको पैसे मिल गए और अब ये मुझे सलाह देंगे। नहीं, कौन सी बीमा कंपनी का कराना चाहिए इसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि आप 2-3 चीजें देख लो बीमा कंपनी की, भैया बीमा कंपनी तुम्हारी जो है ना वो है किस लायक। बड़ी सीधी सी बात है, जैसे कि आपकी बीमा कंपनी जो है उसकी कोई इज्जत है कि नहीं, ये बड़ा बड़ा मसला बता रहा हूं मैं आपको। एक कंपनी है आपकी जिसको लगता है कि मैं खा के भाग जाऊं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। आप मान लीजिए आपके पड़ोस में आसपास में परिचित बहुत होते होंगे, वो कर्जा ले लेते हैं और बेशर्म की तरह गाली सुनते रहते हैं क्योंकि उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप ही के मोहल्ले में एक आदमी की रेपुटेशन है, उसको आप कर्जा दोगे और आप उसके दरवाजे पे भी पहुंच जाओगे तो उसको टेंशन हो जाएगी यार पैसे चुकाने। तो ऐसी कंपनी से, बीमा कंपनी से इंश्योरेंस कराइए जिस इंश्योरेंस कंपनी की अपनी रेपुटेशन हो, अपनी साख हो, यानी कुछ साल से पुरानी कंपनी हो, उसका बड़ा नाम हो, है ना। इसके अलावा उसकी एक ब्रांड वैल्यू भी होनी चाहिए। 30 साल 25 साल 15 साल पुरानी कोई कंपनी है, समझ में आता है, और उसकी ब्रांड वैल्यू भी होनी चाहिए। भाई उसका नाम है एकदम बड़ा, नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा कि फिर फेवर हो जाएगा। तो नाम है साहब, इसका बहुत बड़ा नाम है, इसका ये है वो है, तो उसको अपनी इज्जत का डर लगेगा, ब्रांड वैल्यू वाला। तीसरा हो गया, एक आंकड़ा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी उसने कितने क्लेम अभी तक सेटल किए, सेटलमेंट रेशियो। लेकिन ये भ्रम है। सेटलमेंट रेशियो पे अगर आप जाएं तो ये जरूर देख लीजिएगा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि उसने 2-2 5-5 करोड़ रुपए के जिनके बीमे किए थे उनके तो चुका नहीं रहा है, और 5-5 हजार वालों को चुका दे रहा है और कह रहा है मैंने 98% लोगों के बीमा सेटल कर दिए। इससे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सेटलमेंट रेशियो में पहले अमाउंट भी चेक करो, कितने रुपए के क्लेम आए थे, कितने के। अब उसमें कई बार सेटलमेंट डिले हो जाती है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चला गया तो एक्चुअल तस्वीर आपको नहीं मिलती है। तो सेटलमेंट रेशियो जो है वो आपको एक तस्वीर दे सकता है लेकिन स्पष्ट तस्वीर नहीं दे सकता। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हर बीमा कंपनी आगे आगे सेटलमेंट रेशियो लेके घूमती है, उस चक्कर में मत फंसिएगा। इसके अलावा ये भी चेक कर लो कि भैया वो कितने लोगों के रिजेक्ट कर रही है क्लेम, उससे ज्यादा आपको वो मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि कंपनी के पास अपनी असेट क्या है, संपत्ति क्या है, कहां कहां उसने पैसा लगाया हुआ है। उस कंपनी के पास आज की तारीख में इतने असेट हैं, असेट मतलब उसका पैसा कहीं पे इन्वेस्टेड है, उसकी चल अचल संपत्ति है कि भैया कल को इसको कुछ हो जाए तो हमको चुका लेगी। क्योंकि आजकल ये जो एनसीएलटी और ये सारे लॉ आ गए ना भारत सरकार के, कब कौन दिवालिया होकर भाग जाएगा पता नहीं चलता। तो इन सारी चीजों को पहले आप चेक कर लो। अब आती है कॉस्ट। एक कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए आपको 2,000 रुपए में भी ईएमआई दे सकती है उसी अमाउंट के लिए, दूसरी 2,500 में भी दे सकती है। तो आप इसको जाने के लिए तुलना कर लें। अब तुलना कैसे करेंगे? जो गुप्ता जी आए हुए हैं आपके जान पहचान वाले, पड़ोस में सामने रहते हैं, अब वो आके मान लीजिए आपसे कह रहे हैं करा लीजिए, तो आपको उनकी कंपनी का तो पता है, अब आप कहेंगे नहीं भाई हमको दूसरी कंपनियों का भी लाके दो। कहेंगे भाई मैं अपनी कंपनी का बता सकता हूं, मैं ABCD इंश्योरेंस में काम करता हूं, EFGH वाले का मुझे नहीं पता। तो आपको कि ये EFGH का कैसे पता करें, तो मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं गाड़ी खरीद रहा था, तो गाड़ी का जब वो ब्रेकअप आता है तो उसमें उन्होंने बताया इंश्योरेंस का लगेगा 45,000 रुपया।
मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार मैं अभी गाड़ी का, जो मेरी पुरानी गाड़ी है उसका 5-6 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का देता हूँ, ये 45,000 का होगा तो मैं हर साल 45,000 इंश्योरेंस के दूंगा। मैं गया, वो policybazaar.com है, ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, policybazaar.com पे चूंकि नंबर 1 है, और वहाँ पे policybazaar.com पे मैंने देखा है कि काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मिल जाती हैं। तो मैं वहाँ गया तो मैंने पता लगाया कि भैया कौन सी कंपनी कितने का इंश्योरेंस दे रही है। फिर उसमें और भी सारे वो होते हैं, बहुत सारे उसमें पहलू होते हैं कि ये इतना आईडीवी होगा, कितना क्या होगा। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन एक तो एक साथ रहते हैं यहाँ टर्म इंश्योरेंस के। इसके अलावा आपके पास पैसे बचते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं कुछ पैसे जोड़ सकता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी बाजार पे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पॉलिसी बाजार आपको डिस्काउंट भी देता है। वो एक एडिशनल एडवांटेज है कि कम दाम में आप कंपटीशन के हिसाब से वहां से चीजें ले सकते हैं। तुलना कर लो, क्योंकि वहां पे एक ऐसी जगह है जहां आप बैठे हुए शहंशाह के आसन पे, आपके सामने 8 इंश्योरेंस कंपनी बैठे हुए हैं। अब आप चेक कर रहे हो, तो आप चेक कर लो, और चेक करने के बाद में आपको जो कॉम्पिटिटिव लगे, कंपनी का नाम भी हो, कंपनी की इज्जत भी हो, कंपनी की जेब में पैसे भी हो, कुछ साल कंपनी का तजुर्बा भी हो, हवा हवाई ना हो, उस कंपनी, क्योंकि उस कंपनी को जिसको आप पैसे दे रहे हो ना, वो आप अगले 20-30 साल के लिए आप उसको पैसे दे रहे हो, जो भी 2,000-3,000 रुपए दोगे आप इंश्योरेंस के लिए। तो वो जो आप पैसा दे रहे हो, और पैसा, इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस पे जब खर्च करोगे तो ये दिमाग में रख के चलना, इसमें रिटर्न विटर्न नहीं लेना भैया मुझको, मैं तो रिस्क खरीद रहा हूं। आप कभी ये सोचो, आपका दिल करे गुस्से में कि ये जो अडानी का मैं हवाई जहाज तोड़ दूं, अगर लगे तो अडानी का कुछ बिगड़ेगा का? नहीं, उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है, वो उस हवाई जहाज का पैसा देता है। तो ऐसे ही जीवन को भी इंश्योर कर लेना चाहिए। तो गाड़ी का जो इंश्योरेंस का पैसा है, तो उसमें रिटर्न मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो हम जीवन के रिटर्न के चक्कर में पड़ के, वो रिटर्न जो हमको देगा वो हमारे पैसे से ही देगा, हम मोटी रकम क्यों दें? तो आप जैसे गए पॉलिसी बाजार पे गए, आपने जाके अपना कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद में ये चीज और देख लीजिए कि भैया आप 60 साल की उम्र तक के ले रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आपको 200 रुपए ज्यादा केवल देने हैं, 5 साल और मिल जा रहा है तो वो ले लीजिए। लेकिन आजीवन वाला आप लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये जो इस तरह के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जिन पे सब तरह की चीजें आपके सामने रखी होती हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको एक ओवरव्यू में बड़ी मदद करते हैं कि भैया मुझे इस कंपनी का लेना है, ये लेना है। और टर्म इंश्योरेंस का मैंने आपको इसलिए सिफारिश की है, ऐसा मुझे लगता है कि ये सबसे सस्ता पड़ता है, हम मिडिल क्लास लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को हमारी एब्सेंस में असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे हम। और रहा सवाल उनके लिए पैसे जमा करके रखने का, तो भैया इंश्योरेंस में डॉक्टर ने बोला जमा करके रखो, 100 तरीके हैं, उससे जमा कर लो, आखिर में वो पैसा वैसे भी मिलेगा, जोड़ते रहना। लेकिन जब वो जोड़ोगे तो आप गुलामी में नहीं रहोगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अभी जोड़ोगे तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आपने अगर ईएमआई बांध ली तो आपको देनी ही पड़ेगी। अब एक और मसला है, वो ये है कि ये जो इस तरह की चीजें होती हैं पॉलिसी बाजार टाइप की, इनसे इंश्योरेंस लेने से आपको दूसरा एक और बोनस भी मिल जाता है। वो ये मिल जाता है कि ये कंपनियां आपको एक दूसरी तरह से भी बेनिफिट देती हैं। जैसे कि एक, आप जब करोगे उनसे बात, या पॉलिसी बाजार में आपने मान लीजिए कंपेयर किया, तो वो आपको बताएंगे भैया कि ये वाला इंश्योरेंस में ये फायदा है, इसमें वो फोन कर लेंगे आपको, आप उनको कॉल मांग लो, वो अपने आप समझा देंगे भैया आपको, हमने भैया ये 3 चुने, इन 3 में से कौन सा अच्छा है, और उसमें ये चीज किसमें अच्छी है, तो अपने आप समझाएगा। 50 सवाल पूछिए, एक ये फायदा है। दूसरा ये होता है कि जब ऑनलाइन पे आप जाते हो तो कॉम्पिटिटिव भी रहता है। मैं आपको एक टिप और दे रहा हूं, जब आपको कोई चीज खरीदनी हो और उसको कम दाम में खरीदना हो, आप उसके बारे में नहीं जानते, मान लीजिए मुझे जैसे गाड़ी की बैटरी खरीदनी, तो मैं क्या करता हूं, एक जगह फोन करता हूं, जैसे कि जस्ट डायल है या कुछ और है। तो वहां से क्या होता है कि 25 लोग वेंडर्स मुझे अप्रोच करते हैं। तो जब वो अप्रोच करते हैं तो वो जानते हैं कि इसने 25 लोगों को छोड़ा हुआ है, अगर मैंने प्राइस 1 रुपया भी ज्यादा बचाया तो मेरा ग्राहक हाथ से निकल जाएगा, तो वो कम से कम प्राइस हमको देते हैं। इसी तरह से यहां पे जब जाएंगे इन कंपनियों के जरिए, इस तरह से एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो वो कंपटीशन के साथ आपके सामने खड़ा हुआ है। जब 7 इंश्योरेंस एजेंट आपके सामने बैठे हुए हैं, तो वो आपको किसी भी तरह से 1 रुपया भी ज्यादा लेने की नहीं सोच सकते, उनको लगेगा ग्राहक सामने वाले के पास चला जाएगा। एक ये फायदा है। और दूसरा ये है कि ये जो 10% के आसपास बेटर प्राइस इनको मिल जाता है वहां पे, क्योंकि
ये बड़े बल्क डील करते हैं, इनको बीमा कंपनियां भी वो देती हैं। इसके अलावा इन्होंने बड़े सारे स्टोर खोले हुए हैं 5100 लोकेशन पे। अगर आपका दिल ना भरे, पहुंच जाइए, उनकी डेस्क पे बैठ जाइए, और आप चाहें तो करीब 55 से ज्यादा शहरों में इनके लोग आपके पास आ जाते हैं। ये तो वो चीज है। तो आपके पास एजेंट तो वैसे भी आ रहा है, दूसरा वाला भी, लेकिन फिर भी आपके पास में एक वो आदमी आ रहा है जो एक केवल प्रोडक्ट लेके आ रहा है, एक वो आदमी है जो 7 प्रोडक्ट के बारे में आपको मार्गदर्शन दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है क्लेम सपोर्ट का भी इनका एक सिस्टम है, जिसमें ये क्लेम असिस्टेंस कार्ड देते हैं। पर्सनल क्लेम हैंडलर भी है इनका, मतलब आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको मदद भी करते हैं क्लेम लेने में। खास तौर पे हम ये अक्सर होता है कि हमारी पॉलिसी ली हमने, पड़ी हुई है, हम चले गए, और हमारी एब्सेंस में क्लेम लेने के लिए घर वालों को जो धक्के खाने पड़ते हैं, और पता चलता है कि जो है वो कई बार तो आप पॉलिसी रख के भूल गए, पता ही नहीं है, उन सब चीजों में मदद करने ये क्लेम असिस्टेंस का भी इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है। ऑन ग्राउंड क्लेम सपोर्ट भी है, और इसके अलावा फ्री डॉक्यूमेंट पिकअप क्लेम, मतलब आप देखिए, ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि अब मान लीजिए आप क्लेम, उन्होंने कहा ना जी आपके पास मार्कशीट नहीं है जी, मार्कशीट लेके आइए या डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए। अब पता चला आप जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर दे के आ रहे हैं, तो घर से आपके आदमी ले जाएगा, घर पे दे जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीजों के जरिए आप जो है एक सुरक्षित भविष्य आप बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी चीज जब आप कंपटीशन से लेते हैं तो उसकी बात अलग होती है, और आज के हालत में जब आप चलते हैं किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए, तो मेरा मानना यह है कि जो चीज उचित मूल्य में मिल जाए उस पर जाना चाहिए। हम और आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए बेस्ट है। फिर भी मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू बता देता हूं आपको टर्म इंश्योरेंस का कि फायदा क्या है। एक तो यह है कि कम उम्र में ही आप इंश्योरेंस को ऑप्ट कर सकते हो, लंबे समय के लिए आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। इसका कवर जो है वो फ्लेक्सिबल है, आप जितना ज्यादा पैसा कम ज्यादा देते रहो उस हिसाब से कवर ले लोगे। इसके अलावा आसान इसको खरीदना है। मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है, आप चाहें तो ऐसे पे कर दें, आप चाहें तो प्रीमियम को धीरे धीरे बढ़ा लें, या एक काम करें इकट्ठा दे दें, या जो आपको जिस तरह से प्रीमियम देना है वो भी दे सकते हैं। और डेथ का बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। आपको लग रहा है कि भाई आने वाले समय में हम जब चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को इकट्ठे पैसे मिलने के बजाय एक बंधी रकम तनख्वाह मिलती जाए, जो कमाई मेरी होती है, जो वेतन मुझे मिलता है, उतना पैसा मेरे बच्चों को हर महीने मिलता जाए, तो वो भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और खास तौर पे जब आपको जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की, जब आपकी लाइफ सुरक्षित है, आपके बच्चे आपका ख्याल रखने के लिए तैयार हैं, तो आपको बीमा की रकम देने की जरूरत नहीं है। जब कहते हैं ना पूत सपूत तो का धन संचय, जब आपका बेटा आपके परिवार जब इस लायक हो गए हैं कि वो आपका ख्याल रख सकते हैं, तो आपके मरने के बाद जो रकम मिलेगी उसकी उनको जरूरत नहीं है, तब उनका इंश्योरेंस कराने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हालांकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, फिर भी मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो में भी पूरी तरह से निष्पक्षता और ईमानदारी बरतने की कोशिश करता हूं, ताकि किसी भी प्रकार से मैं बहुत सारे वीडियो ठुकराता रहता हूं। मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं हाथ में लेता हूं जिसके कारण आप लोग जो हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे। मेरे पास ये जो अनगिनत वीडियो में ये ठुकरा चुका हूं, ये लॉटरी वाले अनगिनत जो आते रहते हैं ना, वो जो क्रिकेट वाले, बैटिंग वाले, सट्टेबाजी वाले, बहुत सारे आते हैं, 3 पत्ती वाले, मैं नहीं लेता हूं। ये वीडियो मुझे लगा कि हमारे और आपके सबके हित का, इसलिए मैंने इसको लिया। अब इतनी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये जो भी आप कह रहे हैं, मेरे वेतन में मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं, कितने का बीमा हो सकता है, कितने कम से कम पैसे में काम चल जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया, मैंने कोई संख्या तो आपको बताई नहीं, तो पता करने का एक तरीका है। लिंक डाल दे रहा हूं नीचे पॉलिसी बाजार का, चले जाइए और वहां जाकर आप अपने आप तुलना करिए और देखिए कि जिस तरह की स्कीम मैं बता रहा हूं आपको, उस तरह से टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपको कितने रुपए में आपका काम हो जाएगा। कम से कम पैसे देकर आप अपने बच्चों को कितने पैसे में प्रोटेक्शन दे पाएंगे, इससे आपको आइडिया भी लगेगा। क्योंकि मैं आपको अगर बोलूं कि बहुत सस्ते में आपका हो जाएगा, ज्यादा में हो जाएगा,
लेकिन जेब देखनी पड़ती है ना। हर व्यक्ति, ऐसे इंश्योरेंस वाले बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, तो क्या सचमुच हम उस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं? एक बार जांच लेना चाहिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। कितने का हो रहा है, कितने साल का हो रहा है, कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी हमको उपलब्ध हैं और हमको उसमें से किस रास्ते को चुनना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।